वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी भी देखेंगे, यानी रिएक्टिविटी डिफरेंस क्या है और क्यों आती है ये रिएक्टिविटी डिफरेंस, कौन से फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं, यानी रिएक्टिविटी पे कौन कौन सा फैक्टर असर करता है या किस वजह से रिएक्टिविटी कम ज़्यादा होती है। उसके बाद में रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट भी देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव क्यों होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो, हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। इसकी वजह से ये पोलर होता है, पोलर ग्रुप। तो इसका मतलब इसके कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। और आपको मालूम है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्जेस आते हैं, यानी चार्ज आता है, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम बहुत सी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होके ये C सिंगल बॉन्ड O में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी ये जो बॉन्डेड पेयर है ये ऑक्सीजन पे आएगी, है ना, और यहाँ पे बन जाएगी नेगेटिव चार्ज और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। अब इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स यहाँ पे भी हैं और दो लोन पेयर्स यहाँ पे भी है। इसके साथ में ऑक्सीजन ने यहाँ पे दो बॉन्ड बनाए हैं, तो कुल मिला के इस पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि यहाँ पे ये लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पेयर और ये बॉन्ड, कुल मिला के ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। क्लियर? तो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। क्लियर? अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे, इन दोनों में यहाँ पे ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल होगा, जबकि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे मोर चार्ज सेपरेशन है। यहाँ पे दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे एक ही का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? अब अगर मैं इन टोटल बता दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रेजोनेंस के दौरान, यानी ड्यूरिंग रेजोनेंस, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, या मैं बोलूंगा ये पार्शियली इनकम्प्लीट हो जाता है या ये पार्शियली कंप्लीट होता है। इसकी वजह से इन दोनों में, ऑक्सीजन और कार्बन में से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा या ज्यादा लेस स्टेबल कौन होगा, तो आप कहेंगे कि कार्बन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। तो जब भी अटैक होगा फिर वो लेस स्टेबल वाले पे ही होता है, तो कार्बन पे ही अटैक होगा। ठीक है? दूसरी बात, हमने ये भी कहा था कि कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन अटैक पहले न्यूक्लियोफाइल करेगा, यानी अटैक पहले कार्बन पे होगा, पॉजिटिव चार्ज पे होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन पे अटैक होगा, क्योंकि कार्बन इज मोर रिएक्टिव या लेस स्टेबल। ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगी, इसका हम मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। देखो, मैकेनिज्म में मैं बता सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। ठीक है? तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो हमको मिलेगी कुछ ऐसी स्पीशी। ठीक है? उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकालेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी O नेगेटिव H पॉजिटिव OH। क्लियर? और पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा इसका OH
मगर विद इलेक्ट्रॉन यानी OH नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, या मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हुई यहाँ पे हुई, इसमें न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि एसिड कैटलिस्ट का क्या रोल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। देखो, अगर आपके पास में न्यूक्लियोफाइल वीक हो या ये कार्बोनिल ग्रुप जो ये लेस रिएक्टिव हो, या मैं बोलूँगा थोड़ा स्टेबल हो, तो उस सूरत में क्या करते हैं हम एसिड कैटलिस्ट मिला देते हैं। एसिड कैटलिस्ट क्या करता है? एसिड कैटलिस्ट इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, यानी एसिड कैटलिस्ट मीन्स प्रोटॉन डोनर। तो उसमें से जो प्रोटॉन निकलता है वो प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करता है। H पॉजिटिव ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, मगर इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद में जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ज़्यादा, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। और इससे क्या होगा? इससे कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है? अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो उससे क्या होगा? ये बन जाएगा OH और यहाँ पे बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड। लेकिन जिस दौरान न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है उसी दौरान यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। क्लियर? तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के साथ में कुल मिला के 4 बॉन्ड है। तो जब कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड होते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्लियर? शाबाश। अब टेट्राहेड्रल जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो बॉन्ड ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। इस साइड में बॉन्ड लिखो या इस साइड में, एक ही बात है। तो ये पाई बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होगा और हमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा, कार्बन OH NU। इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म और इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है और ये जो OH है ये इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर? शाबाश। लेकिन हमने जो एसिड कैटलिस्ट मिला दिया, इस एसिड कैटलिस्ट को हम लिमिट्स में मिला सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा एसिड किया सोल्यूशन को तो उससे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड न्यूक्लियोफाइल के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है ना। एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कभी इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है या कभी नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में ये कंबाइन हो सकते हैं अगर एसिड ज़्यादा हो गया, और अगर ये कंबाइन हो गया तो फिर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, उससे यील्ड और रिएक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसीलिए हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान pH को कंट्रोल में रखना पड़ता है, pH को कंट्रोल करना पड़ता है। क्लियर? शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये एसिड कैटलिस्ट इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती? तो मैं कहूँगा नहीं। एसिड कैटलिस्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल न्यूक्लियोफाइल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज़ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो मैं आपको पहले ही बता के रखता हूँ कि एल्डिहाइड्स जो है ना वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। इसी तरह से एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन्स से ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। अगर आपसे कोई पूछे एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन, तो आप कहेंगे एल्डिहाइड। अब क्यों एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव और कीटोन कम? तो इससे हम समझा सकते हैं कुछ फैक्टर से। इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर को मैं इजीली समझा सकता हूँ। देखो, ये मान लो एक कार्बोनिल ग्रुप है।
ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो ही अटैक करेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना शुरू कर रहा है। जब ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो इसी दौरान ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। तो हमें कुछ इस तरह से एक टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। इसको मैं कहूँगा ट्रांजिशन स्टेट, टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट है ना, यानी चेंजिंग स्टेट। न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और ये CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो इधर, ठीक। इसके बाद में अगर ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट, इसमें जो ये R डैश और R डबल डैश या R प्राइम और R डबल प्राइम जो ग्रुप्स हैं, दीज आर अल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये अल्काइल ग्रुप्स लार्ज रहे, बड़े रहे, तो क्या होगा, अगर ये बड़े रहे तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे क्राउडिंग होगी। क्या होगी, क्राउडिंग। अगर क्राउडिंग होगी तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, यानी R ग्रुप या R और न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन ये आपस में एक दूसरे के साथ स्टीरिक रिपल्शन करेंगे, है ना, रिपल करेंगे एक दूसरे को, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा। अब जब ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो गया तो इसका बनना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विल बी डिफिकल्ट, क्लियर। और ये डिफिकल्टी किसकी वजह से आती है, ये डिफिकल्टी आती है बड़े ग्रुप्स की वजह से। अब देखो, अब अगर मैं सपोज एल्डिहाइड ले लूं और कीटोन ले लूं, कीटोन में जो R और R प्राइम है ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स है ना, बड़े बड़े ग्रुप्स, लेकिन एल्डिहाइड में एक ही R बड़ा है, दूसरा जो R है वो H है, ये छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन कम होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, कीटोन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, क्लियर। तो इसका मतलब एल्डिहाइड का ट्रांजिशन स्टेट इजीली बन सकता है और कीटोन का ट्रांजिशन स्टेट इजीली नहीं बनेगा। अब एल्डिहाइड का अगर ट्रांजिशन स्टेट इजीली बन रहा है तो इसका मतलब ये फास्ट रिएक्ट करेगा। कीटोन का ट्रांजिशन स्टेट इजीली नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जहां पे भी बिगर ग्रुप्स होंगे, बिगर अल्काइल ग्रुप्स यानी R1 एंड R2, तो वहां पे रिएक्टिविटी कम होगी। शाबाश। दूसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हम पहले एल्डिहाइड्स में, एलिफेटिक कंपाउंड्स में देखते हैं। देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन, इन दोनों को गौर से देखो। पहली बात देखो, इस एल्डिहाइड में एक और ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है R, जबकि यहाँ पे दो और है, इन्हें दो अल्काइल ग्रुप है कीटोन में, तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्लियर। पहली बात तो यहीं से समझ में आ जाती है, यहाँ पे ये R जो है ना, इस जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन कीटोन्स में पॉजिटिव चार्ज डबल टाइम्स कम होगा, यानी दोगुना कम होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट से कम होती है तो यहाँ पे 4 यूनिट से कम होती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गया तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसमें रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, क्लियर। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब अगर ये रिएक्ट हो गए, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव ऑलरेडी, ये यहाँ पे अटैक करेगा सपोज, या यहाँ पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो उस दौरान ये जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, ये वाला, ये पाई बॉन्ड, ये ब्रेक होना शुरू होगा। अब नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट में इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब अगर मैं R ग्रुप्स जोड़ दूं तो R ग्रुप्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स, ये प्लस का इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे,
यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आर ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन होगा, यहाँ पे लेस नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन होगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा, ये कम डिस्टेबलाइज होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट इजीली नहीं बनेगा, ये वाला इजीली बन जाएगा, ये आराम से बन जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन सकता है क्योंकि ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। ये वाला जो है ना ये डिस्टेबलाइज्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक किया तो ये जल्दी ये बन सकता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी नहीं हो सकता है। तो हमने ये देखा कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अब हम एरोमेटिक पे आते हैं। देखो एरोमेटिक में क्या होगा। एरोमेटिक में जो ये जो फिनाइल ग्रुप है ये -I इफेक्ट दिखाता है, यानी नेगेटिव इंडेक्ट इफेक्ट, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। उससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, क्लियर। लेकिन ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स देयर इज रेजोनेंस बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड दीज पाई बॉन्ड्स। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। यानी जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे होना चाहिए था वो पॉजिटिव चार्ज इस फिनाइल ग्रुप पे आ गया, इस बेंजीन रिंग पे वो रेजोनेट करेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज ही इजीली अवेलेबल नहीं है तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। इसी की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम रहती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, या मैं बोलूँगा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन्स की। अब लास्ट वाला पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहूँगा वो ये है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों रहता है। इसका रीज़न है, देखो कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में यानी साथ में जो कार्बन रहता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके ऊपर जो रहेगा हाइड्रोजन उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जब भी हम बेस डालते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है इस प्रोटॉन के निकलने के बाद, वो नेगेटिव चार्ज इस C डबल बॉन्ड O के साथ में रेजोनेंस में रहता है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दैट इज वाई ये जो प्रोटॉन है ये जल्दी निकलता है और ये ज़्यादा एसिडिक होता है, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।